ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में अमित अपनी पत्नी प्रिया के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक थीं। अमित किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब अमित काम पर निकलने ही वाला होता है, तभी वह प्रिया को आवाज देकर बुलाता है। अरे प्रिया, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही प्रिया तुरंत बाहर आ गई। प्रिया, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है, तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौट आना, क्योंकि ठंड दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। हाँ प्रिया, ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर आ जाऊंगा। सच में ठंड दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे जितना जल्द हो सके हम दोनों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, आप अब जल्दी निकल जाइए, तभी तो जल्दी लौट भी पाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। ठीक है प्रिया, मैं निकलता हूँ। तुम दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और हाँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही अमित अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते अमित की मुलाकात विकास से हुई। विकास अमित का बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था। अरे अमित, मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में तुम कहाँ निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने? ठंड लग जाएगी भाई। अरे विकास, अब तुझे क्या ही बताऊं, ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। तेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूं मैं, यही सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। अरे अमित, तू ज्यादा चिंता मत कर। बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हार मान ले। तू तो वैसे भी बड़ा मेहनती है। भगवान जरूर तेरी जिंदगी में फिर से रोशनी लाएंगे, ये मैं दिल से कह रहा हूं। हाँ विकास, अब बस उसी अच्छे दिन का इंतजार है मुझे। और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हों या ना हों कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया के लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ अमित, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे विकास, मैं भला कहाँ जाऊंगा? दिनेश चाचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है। बस वही काम निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर तू निकल जा। जल्दी से काम निपटाकर घर लौट जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है। मुझे भी थोड़े काम से बाहर गांव जाना है। मैं भी जल्दी जाकर वापस आ जाऊंगा। सच कहूं तो ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम की राह पर चल पड़े। अमित सीधे दिनेश के खेत पर पहुंचकर काम में लग गया। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बाहर निकले, पर ठंड इतनी तीखी थी कि वह कांप कर मुश्किल से काम कर पा रहा था। ठंड तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से प्रिया की चिंता अलग है। उसे ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं दे पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते अमित फिर से काम में लग गया। उसने ठंडी हवा की परवाह किए बिना तेजी से अपना काम निपटाया, और जैसे ही काम खत्म हुआ वह फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा था। ठंड का कहर पिछले हर रात से ज्यादा बढ़ चुका था।
अमित और प्रिया दोनों एक ही चारपाई पर सिमट कर कांपते हुए बैठे थे। तभी धीरे से प्रिया बोली, अजी, सुनते हो? अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो। आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है। कहीं बुखार ना चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। प्रिया, मैं क्या करूं? काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चल ही नहीं सकता। घर का राशन भी लाना है, ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। आज तो किसी तरह दिनेश चाचा के खेत का काम निपटा दिया और कल दीपक चाचा ने बुलाया है। बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता है, उसी पर आगे का सहारा टिका है। हाँ जी, आपकी बात भी सही है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गरीबी। अरे प्रिया, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम रुक जाएं। आगे बढ़ना ही पड़ता है, यही जीवन का रास्ता है। और सुनो प्रिया, एक दिन भगवान जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, लेकिन देखिए आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ और आप चूल्हे के पास बैठ जाइए। आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए दोनों रसोई में चले गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया और फिर धीमी धीमी आग की गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर राहत महसूस करने लगे। प्रिया, अब जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। पता है प्रिया, जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठ जाता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब जब आप छोटे थे तब काफी शरारती भी थे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। हाँ प्रिया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितना भी मेहनत करूंगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। हाँ जी, ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड ना लगे। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं खूब मेहनत करूंगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कल सुबह मुझे दीपक चाचा के वहां भी जाना है। अमित के ऐसा कहने के बाद दोनों आराम से खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह अमित जल्दी उठकर दीपक के घर के लिए निकल पड़ा। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन अपना कहर और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। दीपक चाचा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? हाँ अमित बेटा, काम तो बहुत है। मैं तो यहाँ बैठकर तेरे ही इंतजार में था। लेकिन अमित, इतने कड़ाके की ठंड में तू ऐसे ही चल पड़ा। तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। दीपक चाचा की बातें सुनकर अमित ने दुख भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, दीपक चाचा, अब मैं आपको अपने दुख भरे जीवन के बारे में क्या बताऊं? गरीबी ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, यह गरीबी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ठंड का कहर है और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए राशन की चिंता। रमेश चाचा की दुकान पर भी बहुत उधारी हो चुकी है। काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता कि पहले उधारी चुकाऊं या गर्म कपड़े ले आऊं या फिर घर के लिए राशन जुटाऊं।
समझ नहीं आता किस चीज को पहले संभालूं। अमित की बातें सुनकर दीपक चाचा का दिल भारी हो गया। वह खुद बहुत दयालु इंसान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अमित की ओर देखकर कहा, बेटे अमित, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तेरी सारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आज जो काम तू मेरे यहाँ करेगा उसकी मजदूरी से तू अपने लिए और अपनी प्रिया के लिए गर्म कपड़े ले जाना। और रही बात आज के राशन की, वो तू मेरे घर से ही ले जाना। बेटा, अगर ऐसे बिना गर्म कपड़ों के काम करता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में राशन पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दीपक चाचा की बातें सुनकर अमित के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसने कहा, दीपक चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचकर बोला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा चाचा, अब आप बताइए, आज क्या काम करवाना है? अमित बेटा, आज तुझे मेरे सब्जी के खेत से सब्जियां तोड़नी है, और इस बार मैं भी तेरे साथ खेत में चलूंगा। इसलिए ज्यादा देर न करते हुए हमें अभी ही खेत की ओर निकल जाना चाहिए। ठंड बहुत है, तुझे भी जल्दी घर भेजना होगा। दीपक चाचा की बातें सुनकर अमित ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। अमित और दीपक दोनों खेत के पास पहुंचे। दोनों कुछ देर तक खेत की ओर देखते रहे। दीपक चाचा, इस बार तो आपकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ अमित बेटा, इस बार सब्जियों की खेती पिछली बार से भी बेहतर हुई है। मेहनत करके जब खेत यूं हरा भरा दिखाई देता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटा। हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सही है। हम जैसे लोगों के लिए खेती बाड़ी ही सब कुछ होती है। काश मेरे पास भी अपना थोड़ा सा खेत होता, तो शायद इतनी चीजों की कमी महसूस नहीं होती। खैर चाचा, ये सब छोड़िए, आप यहीं रहिए, मैं अभी सब्जियां तोड़ने में लग जाता हूँ। अमित ऐसा कहकर तुरंत सब्जियां तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद अमित ने सब्जियां तोड़ लीं और उन्हें एक टोकरी में रख दिया। शाबाश अमित बेटा, तुमने तो बड़ी अच्छी तरह सब्जियां तोड़ ली। खैर, अब चलो जल्दी घर चलते हैं। तुझे ठंड भी लग रही है। मुझसे पैसे और राशन ले लेना और सीधे घर ही चले जाना। दीपक के यूं कहने के बाद दोनों घर लौट गए। कुछ ही देर बाद अमित पैसे और राशन संभालकर चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान ली घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे रमेश मिल गया, जिसकी दुकान पर अमित का उद्धार था। अरे अमित, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तो इन दिनों तेरे घर जाने ही वाला था। बताना जरा, तेरे उद्धार का क्या हुआ? पूरे 2 महीने होने को आए, अभी तक हिसाब साफ नहीं हुआ। ऐसे कब तक चलेगा भाई? मुझे मेरे पैसे यहीं अभी के अभी चाहिए। रमेश की बातें सुनकर अमित के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसके हाथ में पैसे तो थे, पर वे पैसे वह प्रिया और उसके गर्म कपड़े खरीदने के लिए लाया था। कुछ पल चुप रहने के बाद अमित ने हल्के धीमे स्वर में कहा, रमेश चाचा, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं ज्यादा देर काम ही नहीं कर पा रहा। जितना सा काम करता हूँ उससे बस किसी तरह घर का राशन चल रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में मैं अपनी प्रिया और अपने लिए गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप कृपया करके और कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं आपका उधार जरूर चुका दूंगा। रमेश स्वभाव से बेहद लालची थे। उन्हें किसी पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। अमित के हाथ में पैसे देखकर उनकी नजर तुरंत वहीं टिक गई। फिर उन्होंने तमतमाते हुए कड़क आवाज में कहा, ए अमित, यह दलीलें जाकर किसी और को सुना देना। तेरे हाथ में पैसे होते हुए भी तू ऐसी वैसी कहानियां घड़ रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जब तुझे राशन चाहिए होता था, सीधे मेरी दुकान पर आकर उधार ले जाता था, और अब जब मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो तू बहाने बना रहा है। रमेश की कड़वी बातें सुनकर अमित का मन बेहद दुखी हो गया। जिन पैसों से वह अपनी पत्नी और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीदने का सपना संजोए हुए था,
वही पैसे उसे मन न होते हुए भी रमेश को देने पड़े। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब तू जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल गोलमाल टून्स पर आने वाला है, तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।